बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाज़रीन, वैसे तो इतवार का रोज़ छुट्टी का रोज़ होता है और आम तौर पे कोई बहुत ज़्यादा मसरूफियत नहीं होती, लेकिन अगर हम कौमी और आलमी सियासत की बात करें तो आज का दिन भी खासा मसरूफ़ रहा। पाकिस्तानी सियासत में PTI के एहतजाज के आफ्टर शॉक का सिलसिला आज भी जारी रहा और फ्री कैन एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ भी करते रहे और सख्त बयानात का जो सिलसिला वो भी जारी रहा। यही नहीं, PTI की तरफ से दो चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये है कि PTI ने यह फैसला किया है कि अब वो तमाम सियासी जमातों से रब्ता करेगी ताकि मौसर तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश किया जा सके, और दूसरा शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से कौमी मुफाहमत के किसी फार्मूले पे बात हो रही है। ये फार्मूला क्या है और इस पर किस तरह से अमल होगा, आज इस प्रोग्राम में इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे। आलमी सतह की बात करें तो सदर ट्रंप के कामयाब होने के बाद अगरचे उन्होंने अभी जो है वो सदारत का ओहदा संभाला नहीं, लेकिन उनकी जो पॉलिसी सामने आ रही हैं तो इस हवाले से ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि शायद उनकी ये माशी पॉलिसियाँ एक नई आलमी जंग का पेश साबित ना हो जाए। इस पे भी बात करेंगे और फिर आखिर में बात होगी कि पाकिस्तान में रिटेल सेक्टर जो है 8 बजे अगर दुकानें बंद की जाती हैं तो वो क्या मुतासिर, किस तरह से मुतासिर होगा और मुल्क की मईशत के इस पर क्या मुस्बत या मनफी असरात पड़ेंगे या पड़ सकते हैं। सर, बात करेंगे मुल्क की सियासत की, तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा जनाब शुएब शाहीन साहब। थैंक यू वेरी मच शुएब साहब, आपने टाइम दिया। सर, ये जो खबर आई है कि इस्लामाबाद में धरने में सो कार्ड नाकामी के बाद PTI ने सियासी जमातों से रब्ते का फ़ैसला किया है, तो क्या वाकई ऐसा कोई फ़ैसला हुआ है और इस पर अमल शुरू कर दिया गया है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारी नाकामी नहीं हुई, हम तो कामयाब ठहरे हैं। तो ये नाकामी नहीं, ये हमारी कामयाबी है और इन कठपुतलियों की नाकामी है। आज सबसे मकबूल पार्टी जो PTI है, जो इसके साथ 85-90% आवाम खड़ी है, धमकियां दे रहे हैं कि हम पाबंदी भी लगाएंगे और गवर्नर राज भी लगाएंगे, और उसके नतीजे में जो नफरतें इनके खिलाफ हैं, जिस तरीके से लोग नफरत करके मुल्क छोड़ रहे हैं, जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान का दुनिया में पहला नंबर है मुल्क छोड़ने वालों के लिए और इमिग्रेशन अप्लाई करने वालों के लिए, और पाकिस्तान का जो सरमायादार है वो भी अपना पैसा लेके यहाँ से भाग रहा है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को रहने के लिए ये मुल्क है और उनको रहने दें। शुएब शाहीन साहब, आप तो तहजीब याफ्ता माशरे की बात कर रहे हैं, लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर साहब तो कहते हैं कि खुफिया रिपोर्ट्स थी कि इस तरह से कत्लो गारतगिरी की जाएगी एहतजाज की आड़ में, और वो कहते हैं अफगान बशिंदे भी मौजूद थे। तो ये ज़रा सुन लें पहले वो क्या कहते हैं, फिर आपकी राय जानते हैं इस पर। जी सर, आपने सुना, वो कहते हैं कि खुफिया रिपोर्ट्स भी थी, अफगान जो बशिंदे थे वो भी थे, और आपने देखा कोई अगर वीडियो है तो सामने लाएं। मुझे ये बताएं कि सारा दिन सुबह से लेकर रात तक, बल्कि जब से ये हमारा काफिला चला 24 तारीख से लेकर 26 की रात तक, पूरा मीडिया हमारे साथ साथ था। आप बर्बरियत फैलाएं और वो भी 2024 में, और लोग आपके झूठ को मान लें। और इस कठपुतली की हैसियत क्या है? हारा हुआ बंदा है, फॉर्म 47 की बात पैदावार है। इन बेईमानों के ऊपर कौन एतबार करेगा? ये बदमाशियां है विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन और करप्ट ब्यूरोक्रेसी, और वो जो काजी फाइज था यहाँ मुसल्लत किया गया था, इनका ये एक गठजोड़ था और एक छोटा सा बदमाशिया है। अच्छा शुएब साहब, उन्होंने तो ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि मुराद सईद साहब उस जत्थे की क़यादत कर रहे थे, और मुराद सईद जो हैं वो KP चीफ मिनिस्टर हाउस में। अब इन झूठों का मैंने कहा ना, क्या इलाज करें? सारा दिन मौजूद था तो मुराद सईद कहाँ था? अब मुराद सईद का उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस का रास्ता बता दिया, आ जाए, अगर वो ना मिले तो फिर क्या होगा? इन बेईमानों का कोई भरोसा ना कोई करता है, ना इनकी कोई हैसियत है। शुएब साहब, आप खुद क्योंकि माहिर कानून भी हैं, मामलात को, अदालती अमूर को भी समझते हैं, अभी आपने खुद काजी फाइज ईसा साहब का जिक्र किया, उससे पहले उमर अता बदियाल साहब थे, अब याहिया अफरीदी साहब हैं, जितने भी जज साहबान हैं, चले फाइज ईसा साहब को तो आप पार्टी करार देते हैं, लेकिन बाकी तो पार्टियां नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको अदालतों से भी तो कोई उस तरह से रिलीफ नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा। तो क्या अगर सब कुछ ही झूठ बिल्कुल गलत हो तो वहाँ से तो आपको इंसाफ मिलना चाहिए। अभी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 8 मुकदमात में फिर जमानत खारिज कर दी है चेयरमैन, आपके बानी चेयरमैन की, तो ये किस तरह से मामला चलेगा?
देखिए 26वीं तरमीम के बाद बल्कि पिछले हफ्ते जस्टिस सरदार एजाज साहब ने खुल के ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि अब पार्लियामेंट हाउस से निकल के आप अब अदालतों से निकल के अब ये सब कुछ किसी और के हाथों में चला गया। 26वीं तरमीम के बाद मुझे बताएं कि कौन सा मुंसिफ जो है वो इंसाफ देगा और इनके पास हैसियत क्या है और अख्तियार क्या बाकी रहा है। तो इस तरीके से जब अदलिया के ऊपर लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाए, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, जब आइन और कानून चंद लोगों के हाथों में खिलौना बन जाए, जब जमहूरियत दफन हो जाए। अच्छा शोएब साहब, ये फरमाइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो कौमी मफाहमत की या इत्तेफाक राय के किसी फार्मूले की बात कर रहे हैं, तो ये फार्मूला है क्या? क्या आप समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब बानी पीटीआई को इस पे कायल कर लेंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अब इस वक्त मुफाहमत की कोई बात हो सकती है। किससे मुफाहमत करें? वो लोग जो पीटीआई पे पाबंदी लगाना चाहते हैं, और इसी कठपुतली ने, अता तारड़ ने, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को फैसला दिया, 15 जुलाई को इसने आकर के माहौल ख़राब करने के लिए, बल्कि उससे पहले एपीसी मीटिंग हो रही थी, हमने कहा हम उसमें शिरकत करेंगे, माहौल ख़राब करने के लिए आकर कहा कि नहीं जी, हमने तो फैसला किया है कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाएंगे और साथ इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाएंगे, और यही इत्तेहादियों का फैसला है। बाद में पता चला सारा ये झूठ था। तो बात यह है कि हम किसके साथ मुफाहमत करें? हाँ, जो बाकी दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ हम बातचीत हमारी है और मजीद भी जारी है। आज मौलाना शिरानी साहब की जो स्टेटमेंट आई है, आप उसको देखें, आप अख्तर मेंगल की स्टेटमेंट को आप देखें, आप महमूद अजकज़ई की स्टेटमेंट को देखें, अल्लामा नासिर अब्बास की स्टेटमेंट को देखें, जो देखें रीजनेबली लोग इस जो कंडक्ट है इस मौजूदा कठपुतली हुकूमत का, उस हवाले से वो अपना आज़ादी इजहार पे भी पाबंदी लगा दी, राइट ऑफ पीसफुल असेंबली को पे भी पाबंदी लगा। आपने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा सिवाय इस बात के कि लोग एहतजाज के लिए निकले। तो फिर क्या होगा? फिर खाना जंगी होगी, मौत सिस्टम होगा। शोएब शाहीन साहब, अंदाजे तो हमेशा सही या गलत साबित होते ही हैं। अब ये एक अंदाज़ा आपका क्या है? आप क्या कहते हैं? ये अंदाज़ा में बताएं कि क्या हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत, उसकी और पीटीआई के मुज़ाकरात होते आपको नज़र आते हैं? ये क्या अंदाज़ा है आपका? मेरा नहीं ख्याल, इन हालात में मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी। मैं ये देख रहा हूं कि आगे इनके दिन गिने जा चुके हैं और ये भागेंगे, न सिर्फ भागेंगे और इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, अगर पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम ने यहाँ रहना है, तो फिर मैं एक बात कह दूं कि इन बदमाशों का इस मुल्क में कोई फ्यूचर, कोई मुस्तकबल नहीं है। अच्छा शोएब शाहीन साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो पीटीआई में ग्रुपिंग की बात होती है, अली अमीन गुंडापुर साहब का कहते हैं जी एक ग्रुप है, बुशरा बीबी का दूसरा ग्रुप है, बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत जो है वो कैप्चर करना चाहती हैं, तो इसमें कोई हकीकत है क्या वाकई? नहीं जी, कोई ऐसी बात नहीं है। लीडर हमारा एक ही है, वो इमरान खान, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, और दूसरे सब वर्कर्स हैं। बाकी हमारी सिर्फ जिम्मेदारियाँ हैं। आज हमारी एक जिम्मेदारी है, कल दूसरी होगी, और 9 मई के बाद जिन्होंने छोड़ना था या जिनको छुड़वाना था वो सब फारे हो गए, वो चले गए। अब बच गए हैं वो जो नजरियाती लोग हैं। सर आपके जो नजरियाती लोग हैं वही हैं। सर जो आपके पुराने साथी हैं फैसल वाडा साहब, वो तो कहते हैं कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी बचानी है तो बुशरा बीबी से जान छुड़ानी होगी। आपको सुनाते हैं पहले वो क्या कहते हैं, फिर आपकी राय जानते हैं। सुनाएं जी, फैसल वाडा साहब क्या कहते हैं। जी सर, वो वाडा साहब तो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी हमारी बिल्कुल मुत्तहद है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। आज पूरी कौम और अवाम पीटीआई की तरफ देख रही है। हम सब वर्कर्स हैं और हम सब नुमाइंदे हैं, हकीकी नुमाइंदे हैं, और हमारा लीडर इमरान खान है अवाम के और कौम के, और इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। तो सर फिर मिसाल, और जहाँ तक बुशरा बीबी का ताल्लुक है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, वो अपने शौहर की रिलीज के लिए कंसर्न हो सकती हैं, उसकी हद तक उन्होंने एक प्रोटेस्ट में शिरकत की है, उसका पार्टी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। तो सर फिर मिसाल यूसुफ साहिबा को क्यों उनके ओहदे से हटा दिया गया? वो एक डिसीजन है चीफ मिनिस्टर का। उनके वो असिस्टेंट थी, स्पेशल असिस्टेंट थी, उनको रखना या ना रखना उनकी सवाबदीद है। उनको मुनासिब लगा होगा कि उनकी सर्विसेज इस वक्त नहीं चाहिए तो उन्होंने हटा दिया। तो इससे तो ये तो इंटरनल पार्टी का इशू है। उसका ये मतलब थोड़ा है कि पार्टी में कोई इख्तलाफात हो गए, ये पार्टी दो हिस्सों में तकसीम हो गई, या कोई पार्टी में अंदर कोई दरारें आ गई।
कोई ऐसी अच्छा बात नहीं। सर, आप क्या बतौर कानूनदान आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो कब तक मुमकिन होगी? क्या आपको मुस्तकबिल करीब में खान साहब की रिहाई नजर आती है? देखिए, जो मुकदमात थे उन सब में जमानतें हो गई हैं। अब जो उनकी अदम मौजूदगी में मुकदमात बनाए जा रहे हैं, हर मुकदमे में अगर उनका नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट में या वैसे ही डाल दिया जाए और उसके बाद उनको कहा जाए कि नहीं जनाब आप इसमें उनको उनकी जो है उनके खिलाफ फैसले लिए जाएं, तो वो तो फिर कुछ भी हो सकता है। आपने देखा नहीं, इलेक्शन से पहले 35 साल सजा हो गई। जब वही प्रोसिक्यूटर्स जिन्होंने सजा कराई थी, जब अदालत में आया हाई कोर्ट में, आकर खुद मिन्नतें करने लग गए हाई कोर्ट को, नहीं जनाब ये गलत फैसला हो गया, केस को दोबारा भेज दिया जाए। वही प्रोसिक्यूटर्स जिन्होंने सजाएं कराई थी, और उसमें से 3 फैसले थे जिसमें 35 साल सजा हुई थी। इद्दत का केस आपके सामने मिन्नतें करते रहे जी वापस भेज दें, वो खत्म हो गया, क्वैश हो गया। साइफर का केस वही जज और वही प्रोसिक्यूटर आप कहते रहे नहीं जी गलत फैसला हो गया, अब इसको वापस कर दें, खत्म कर दें। तीसरा केस अभी पड़ा हुआ है तोशाखाना 1, उसके अंदर आकर के खुद मिन्नतें कर रहे नहीं जी गलत फैसला हो गया, अब इसको वापस दोबारा भेज दिया जाए। अगर ऐसे जजेस से इस तरीके से फैसले लिए जाएंगे तो फिर हम क्या कहेंगे? इंसाफ का निज़ाम तो है कोई नहीं। शोएब साहब, ये फरमाइएगा कि जमाइमा साहिबा के जो भाई हैं ज़ेक गोल्डस्मिथ, उनकी तरफ से ये जो आलमी बरादरी को उन्होंने अपील की है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, तो आप क्या समझते हैं इसके क्या असरात होंगे? देखिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जहां भी होती है कि हम सिग्नेटरी हैं पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का, और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हमने कह रखा है कि वो नहीं होंगी। देखिए, जंगी कैदियों का भी कुछ हुकूक होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आर्बिट्रेरी डिटेंशन का फैसला किया है और लिखा है वर्किंग ग्रुप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ने, आज आपका अपना मुल्क जो है वो एक जिसको कहते हैं ना कटैड़े में खड़ा कर दिया गया है कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं। तो जब इन बेशर्मों को कुछ नहीं ख्याल आ रहा, बहरहाल उसका क्या इम्पैक्ट आता है अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में आज इमरान खान के साथ खड़ा है। सर, गुजारिश ये है कि आप बार बार बेशर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बताएं कि उस वक्त वो शर्म कहाँ थी जब खुद वो पूरी दुनिया के जिनको आप सबसे बड़ा लीडर करार देते हैं, उस वक्त वो एक पेज की गिरदान करते थे, खुद उनसे फैसले कराते थे, उनको लाजमी जुज़्व करार देते थे। उस वक्त ये बेशर्मी कहीं नज़र नहीं आती थी। सर देखें, हम तो बेशर्मी कह रहे हैं इन कठपुतलियों को जो इस वक्त जमहूरियत दफन कर चुके हैं, आइन और कानून की पामाली कर चुके हैं, इंसाफ का निज़ाम को ख़त्म कर चुके हैं। इमरान खान ने जब ये 1 पेज की बात की थी, बाद में उन्होंने कहा था कि ये भी नहीं होना चाहिए। 1 पेज तमाम गवर्नमेंट मशीनरी को होना चाहिए, हम आज भी उसके कायल हैं। सब शुक्रिया शोएब शहीन साहब। नाज़रीन, आपने शोएब शहीन साहब की गुफ्तगू सुनी। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आलमी मईशत जो है उसको दरपेश चैलेंजेस और ख़ास तौर पे सदर ट्रंप की जो पॉलिसीज़, जो माशी पॉलिसीज़ वो ऐलान कर रहे हैं, उससे आलमी मईशत पे क्या असरात होंगे, इस पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ट्रंप ने अगले 4 वर्षों के लिए अपनी जिन मुआशी पॉलिसियों का ऐलान किया है, इसने बहुत से ममालिक को परेशानी मुब्तला कर दिया और बहुत से मुल्क इससे बेचैन भी हो गए हैं। क्या इस सारी सूरत हाल को आने वाले दिनों में किसी नई आलमी मुआशी जंग का पेशेमा करार दिया जा सकता है या नहीं? इस सारे हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशी अमूर जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि आप ट्रंप की मुआशी पॉलिसियों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ट्रंप ने जो ये इलेक्शन जीता है, एक बहुत बड़ा मैंडेट लेके वो आया है, और वो मैंडेट ये है कि वो अमेरिका की इकॉनमी को टोटली रिवैम्प करना चाहता है, और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसी जो है, यहाँ जितने वहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, महकमे हैं, इंटेलिजेंस के महकमे हैं, उन तमाम को वो एक किस्म का रिफ़ॉर्म करना चाहता है, बहुत गहरी रिफ़ॉर्म्स। ना सिर्फ वो उनका कट करना चाहता है अपने अखराजात, हुकूमती अखराजात, तकरीबन $3 ट्रिलियन उसने टारगेट लगाया है कि ये मैंने कट करने हैं। $3 ट्रिलियन, 3000 अरब डॉलर्स वो कम करना चाहता है अपना बजट।
और उसमें बहुत से महकमों में डाउन साइजिंग करेगा, बहुत से लोगों को फारग करेगा, और उसके लिए उसने टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का सोचा है। और इलॉन मस्क को उसने ये टास्क दिया है कि पूरी अमेरिका की जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है और जो तरीक़ेकार हैं उन तमाम को वो चेंज कर सकता है, और उसके साथ बहुत से सपोर्ट के लिए भी बड़े काबिल लोग उसने उधर लगाए हैं। डॉक्टर साहब, जो ट्रंप ने जो ये कहा है कि जी ब्रिक्स ममालिक जो हैं उन्होंने डॉलर के मुतबादिल कोई करेंसी इस्तेमाल की तो उनकी मसनूआत पे 100% टैक्स लगाया जाएगा, तो आप ट्रंप की इस धमकी को किस तरह से देखते हैं? वो देखें, एक बात तो ये है कि चीन जो है उसकी इकॉनमी जो है अब दुनिया की तकरीबन सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, और अमेरिका को बहुत सख्त परेशानी है कि चीन अब उससे भी आगे निकल जाएगा, और वो कोशिश ये कर रहा है अमेरिका कि किसी ना किसी तरीके से चीन के इर्द गिर्द ऐसी दीवारें खड़ी करें कि चीन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ना रहे, बल्कि वो चाहते हैं कि चीन की इकॉनमी जो है उसको थड़काया जाए और उसको स्लो डाउन किया जाए। लेकिन उसमें जो मसला है वो ये है कि चीन की जो इकॉनमी है और जो आपने ब्रिक्स की बात की, इनको भी साथ मिला लें, और वो तकरीबन दुनिया की 70% इकॉनमी चीन को सपोर्ट कर रही है इस मामले पे, और अमेरिका अगर चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा इस तरह के टैरिफ्स लगाएगा तो वो ये टैरिफ्स यूरोपियन यूनियन पे भी लगा रहा है, और अब आपने जैसे कहा कि वो ब्रिक्स ममालिक पे भी लगाएगा, तो इसका मतलब ये है कि बाकी दुनिया जो है वो फिर चीन की लीडरशिप में आके अमेरिका को आइसोलेट कर सकती है, क्योंकि 70% इकॉनमी अमेरिका के बाहर है और 30% इकॉनमी अमेरिका के अंदर है। तो अमेरिका अगर अपनी दीवारें खड़ी करेगा तो वो अपने आप को दुनिया की इकॉनमी से अलग थलग करेगा। सो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो ये सिर्फ पोस्चरिंग कर रहा है कि जब वो आएगा तो वो नेगोशिएट करेगा इन सारों के साथ कि अमेरिका से आप क्या ख़रीदते हैं, और उसके बैलेंस तरीके से वो दूसरे ममालिक को अपने अमेरिका की मार्केट में हिस्सा देगा। डॉक्टर साहब, और जाहिर है जैसे आपने कहा कि ये बहुत डिस्टेबलाइजिंग है पूरी दुनिया के लिए, और लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें वो कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपको याद होगा कि ट्रंप ने अपने पिछले टेन्योर में भी चीन को मुआशी लिहाज से नीचा दिखाने के लिए बड़ी कोशिश की थी, तो क्या आप ये समझते हैं कि अब ट्रंप, जैसे आपने खुद फरमाया कि वो कामयाब नहीं होगा, तो फिर क्या चीन जो है वो उसको टफ टाइम देने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका जब ये इस किस्म की दीवारें खड़ी करता है तो अमेरिका के अंदर उसका महंगाई एकदम आती है, क्योंकि चीन से सस्ती चीज़ें आती हैं, उस पर जब आप टैरिफ लगाएंगे तो वो अमेरिकन कंज्यूमर को उसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और एक किस्म का टैक्स लग जाएगा अमेरिकन कंज्यूमर पे। सो आई थिंक इसको भी उसने बैलेंस करना है कि वो अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन नहीं चाहता। दूसरी बात यह है कि चीन की इकॉनमी जो है अभी तो वो तकरीबन अमेरिका के साइज़ के बराबर है, लेकिन क्योंकि चीन की आबादी अमेरिका से 3-4 गुना ज़्यादा है और जैसे जैसे चीन की आबादी अमीर होगी तो वो अपनी ज़्यादा कंजम्पशन करेगी, तो बहुत सी चीज़ें जो इस वक्त चीन एक्सपोर्ट करता है वो चीनी खुद कंज्यूम करेंगे और चीन की इकॉनमी इंटरनल कंजम्पशन की बेसिस के ऊपर बहुत ग्रो करेगी। सो आप ये सोच सकते हैं कि अगर सारे चीनी अमेरिकन के जितने एक अमेरिकन जितना अमीर है उतना एक चीनी भी अमीर हो जाए तो चीन की इकॉनमी अमेरिका की इकॉनमी से 4 गुना ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। सो चीन को इस
पोजीशन में जाने के रोकने का अब पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा डॉक्टर डिले साहब, उसको कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं, लेकिन उसको अब उस जगह से हटा नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, इस नई मुमकिन आलमी जो मुआशी जंग है, इसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अपने आप को इक्तिसादी बुरान से बचाने में किस तरह कामयाब हो सकता है? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? मेरा तो ख्याल है, क्योंकि पाकिस्तान के चीन के साथ बड़े गहरे तल्लुकात हैं स्ट्रेटिजिकली, और चीन के साथ हमारी राहदारी भी है, हम सीपैक भी उसके साथ बना रहे हैं, तो हमें चीन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए और चीन में अपनी मसनूआत वापस चीन की मार्केट में बेचना जो है उसको सीखना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि चीन में बहुत बड़ी बड़ी नुमाइशें हो रही हैं, उनकी आईटी की नुमाइश है, उनकी मशीनरी की है, फिर एग्रीकल्चर की हैं, तो वहाँ पाकिस्तानी बहुत कम होते हैं। पाकिस्तानियों का रुझान जो है वो यूरोप और अमेरिका की तरफ है। तो हमें अपना रुझान एज अ नेशन, और जिसमें हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी भी है और हमारे जो लोग भी हैं, उनको चीन की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि चीन हमारे दरवाज़े पे है और चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है, और चीन के साथ हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती रही है, अभी भी है, लेकिन उसमें थोड़े बहुत नीच होती रहती है, क्योंकि हमारी लीडरशिप ने कुछ गलत बयानात दे दिए हैं जो कि हमें ठीक करने चाहिए। लेकिन फ्यूचर पाकिस्तान का चीनी इन्वेस्टमेंट और चीनी मार्केट के साथ है, और उसको हमें परसू करना चाहिए, क्योंकि चीन के पास इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चीन के पास इस वक्त सुपर कंप्यूटर्स, उसके पास सेमीकंडक्टर्स, उसके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके पास सोलर एनर्जी, ये सारी टेक्नोलॉजी चीन के पास है, और वो एक ऐसा मुल्क है जो हमारे से हर चीज़ शेयर करने को तैयार होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, तो आई थिंक कि हमें भी ये करना चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी तो प्रॉब्लम है कि एक तो ये कि अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा सिंगल कंट्री जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा अमेरिका में की जाती हैं, अगर हम सिंगल कंट्री को देखें। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान दिफाई तौर पे काफ़ी डिपेंडेंट रहा है माजी में भी अमेरिका पे। तो क्या आप ये समझते हैं कि IMF के मिसाइल, वर्ल्ड बैंक के मिसाइल, पाकिस्तान के माशी मिसाइल, इन सब में हम अमरीकी ब्लॉक को छोड़ के चीन की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे तो अमेरिका इस पर कोई रिएक्ट नहीं करेगा? देखिए, हमें अमेरिका को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे और पुराने दरीना ताल्लुकात हैं, बट उसका ये मतलब नहीं है कि हम चीन के साथ अपने ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ा सकते। वो हमें बढ़ाने पड़ेंगे जैसे बाकी दुनिया बढ़ाती है, क्योंकि इस वक्त चीन दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग नेशन बन चुका है, यानी कि चीन जो तजारत करता है वो अमेरिका से ज़्यादा करता है। तो जाहिर है कि हम हमें बहुत एडवांटेज है चीन के साथ, तो वो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, वो हमें चीन के अलावा अमेरिका से नहीं मिल सकती। अमेरिका के पास वो ना तो वो टेक्नोलॉजी है और ना अमेरिका इन्वेस्ट करने को तैयार है। अमेरिका जो है वो अमेरिका फ़र्स्ट के तहत अब चल रहा है, और अमेरिका फ़र्स्ट जो है उसमें इन्वेस्टमेंट वो अपने अमेरिका में करना चाहता है, क्योंकि वो पीछे रह गया। तो अगर इन्वेस्टमेंट हमें कहीं से आ सकती है तो वो चाइना है, अगर हमें टेक्नोलॉजी कहीं से मिल सकती है तो वो चाइना है, अगर हमें कोई मार्केट अपनी दे सकता है तो वो भी चाइना है। सो आई थिंक हमें चाइना को पूरी तरीके से अपने रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्योंकि ये सारे मामला को आप बड़े अच्छे अंदाज में समझते हैं, तो पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और ख़ास तौर पे चाइना के साथ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ वहाँ से मोस्टली तो हम इंपोर्ट ही करते हैं, क्या इकदाम करें तो पाकिस्तान उसके साथ एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकता है? सबसे पहले हमारे बिजनेस के लोगों को वहाँ जाना चाहिए। चीन की इकॉनमी, मैंने जैसे पहले कहा, अमेरिका की इकॉनमी के बराबर है, और हमें उसके बारे में हमारे बिज़नेस वालों को कोई ख़ास पता नहीं है। तो जाना चाहिए, बड़े बड़े जो हमारे बिज़नेस हाउसेस हैं उनको भी जाना चाहिए, और वहाँ जाके
देखें कि चीन की मार्केट में वो क्या चीज़ें हैं जो हम पाकिस्तान से बेच सकते हैं। मसलन एग्रीकल्चर के बड़े प्रोडक्ट्स हैं। चीन जो है वो सारी दुनिया से एग्रीकल्चर की चीज़ें लेता है। चीन गोश्त लेता है, फिर ये दूध लेता है, हर एग्रीकल्चर फल लेता है। तो एक तो हम एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं चीन की मार्केट्स के लिए। उसके बाद चीन जो है हर किस्म की पुर्जे भी लेता है, मिनरल्स भी लेता है। अब पाकिस्तान में कॉपर और ये दूसरी कॉपर संदक तो ऑलरेडी चाइना के साथ हमारा अरेंजमेंट है, तो हमें इन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, बट पीपल टू पीपल बेसिस पे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे नहीं। अब हमें बिज़नेस टू बिज़नेस और पीपल टू पीपल बेसिस पे चीन के साथ बढ़ाना पड़ेगा। और हमारे जो बच्चे अमेरिका या यूरोप जाके पढ़ते हैं, या हमारा जो सिलेबस है वो कैम्ब्रिज और ओन यूनिवर्सिटीज़ के मुताबिक होता है, तो अब हमें ज़रा चीन की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने फ्यूचर में बच्चों को वहाँ पे एजुकेशन दिलवाएं और चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे पाकिस्तान में लाएं ताकि हम सीख सकें कि चीन ने इतनी तेज़ी से अपने आप को डेवलप किया है, तो वो मॉडल हम पाकिस्तान में भी इस्तेमाल कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, डॉक्टर सलमान शाह साहब का कहना है कि दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है और सबसे बड़ा ट्रेडिंग कंट्री है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि पीपल टू पीपल और बिज़नेस टू बिज़नेस अब जो है उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाए जाएं और यहाँ पे ना सिर्फ पाकिस्तान में उनकी यूनिवर्सिटीज़ कायम की जाएं ताकि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट उनसे सीख सकें, बल्कि वहाँ पे भी बच्चों को यूरोप और अमेरिका की बजाय चीन में भिजवाया जाए ताकि वो ये सीखें कि किसी भी मुल्क में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कैसे की जा सकती है। नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान में रिटेल जो तजारत है और उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं और ख़ास तौर पे रात 8 बजे मार्केटें बंद करने से क्या मसाइल हैं, इस पे बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे राना तारिक महबूब साहब, पैटर्न चीफ चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में रिटेल का बिज़नेस करने वाले, ख़ास तौर पे जो चेन स्टोर्स के मालिकान हैं वो हों या रिटेल बिज़नेस में मार्केटों में काम करने वाले ताजिर हजरात, सब हुकूमती पॉलिसियों से नाला नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि उनके मसाइल पे कोई बात नहीं करता, बल्कि उनकी गर्दन पे अंगूठा रख के हमेशा उनसे मुतालबात मनवाने की बात की जाती है। आज हमने ये जानने के लिए कि असल में मसला है क्या और इसको हल किस तरह से किया जा सकता है, अपने साथ दावत दी है स्टूडियो में जनाब राना महबूब तारिक साहब को। ये पैटर्न चीफ हैं चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। थैंक यू वेरी मच राना साहब, आपने टाइम दिया। राना साहब, बात यहाँ से शुरू करते हैं कि रिटेलर्स जो हैं इनके बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को हमें ये बताएँ कि आम रिटेलर और ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर में फ़र्क क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है। पाकिस्तान का रिटेल सेक्टर बड़े अरसे से क्रिटिसिज्म का शिकार है कि ये टैक्स नहीं देते, ये टैक्स का हिस्सा नहीं बनते, जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और टैक्स में कंट्रीब्यूशन बहुत कम। और इसमें बिलाशुबा हकीकत भी है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एक ऐसा सेक्टर है जो कि टैक्स कंप्लाइंट है, और ना सिर्फ टैक्स कंप्लाइंट है बल्कि वो वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देता है, और अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए भी वो एक ऐसा सेक्टर है जो उनको ट्रेन करता है, उनको एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री वो हाई सैलरीज़ देता है। रिटेल में उन जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, अगर आप उनको जाके देखें हमारे ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में और किसी और जगह पे आप जाके देखें तो उनके पहनने ओढ़ने और उनके सारे मामलात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में हम एज एसोसिएशन कोलैबोरेट करते हैं हुकूमत के साथ टैक्स कंप्लाइंस में। सर, ये तो आप बड़ा अच्छा करते हैं। आप ये सिर्फ बता दें कि असल में आप जो ये मुनज़्ज़म रिटेल सेक्टर है या जिसको ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर कहा जाता है, इसका असल मसला है क्या? सर, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि एक फ़लसफ़ा है पाकिस्तान में कि हम जल्दी क्यों नहीं उठते और जल्दी क्यों नहीं सोते। और अगर हम जल्दी नहीं सोते तो इसका मतलब ये है कि जो दुकानें खुली रहती हैं ना, इसकी वजह से जल्दी नहीं सोते।
और कुछ हमारे अरबाब इख्तियार यूरोप में, अमेरिका में और मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाते हैं, और वो मोस्टली वहाँ पे जो 8-10 दिन का जो टूर होता है उसमें छोटे कस्बों, छोटे शहरों और रिमोट एरिया में वो जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं 5 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। तो ये एक फ़लसफ़ा उनके माइंड में आ गया कि अगर हमने तरक्की करनी है, हमने यूरोप बनना है, अमेरिका बनना है, तो 5 बजे दुकानें बंद करा दें। जबकि वो ये नहीं देखते उन्हीं ममालिक में एक ख़ास रिटेल का सेगमेंट है जिसमें मॉल्स हैं, हाई एंड मार्केट्स हैं, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जहाँ पे उनके अपने कंट्री में वो पॉश एरिया के साथ मार्केट्स हैं। उनकी टाइमिंग वो नहीं है जो कि किसी कस्बे की है और किसी छोटे इलाके की है। सनराइज़ से सनसेट की जो रिटेल है वो पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करती है। 90% रिटेल यही है। आपको फ्रूट मंडी हो, अकबरी मंडी हो, होलसेल मार्केट हो, छोटे शहरों की मार्केट्स हों, अगर आप देखें तो वो सनराइज़ सनसेट के साथ है। तो हमारा तो पहला जो मसला ये है कि पाकिस्तान में जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ़लसफ़ा आया है ना कि जो चीज़ कंट्रोल नहीं होती उसको बंद करा दो, बसंत बंद करा दो, कोई इवेंट बंद करा दो, ये कोई मुशर्रफ के दौर के बाद तो ये दुकानें बंद कराने का जो। लेकिन राना साहब इसमें एक देखें, पूरी दुनिया में, वेस्ट में भी, अब चीन की मिसाल ले लें। अभी इस प्रोग्राम में हम पहले डॉक्टर सलमान शाह साहब से बात कर रहे थे तो यही फरमा रहे थे कि सबसे बड़ा दुनिया में इस वक्त ट्रेडिंग कंट्री चीन है। चीन, आप बीजिंग चले जाएँ, शंघाई चले जाएँ, वहाँ आप तो माशाल्लाह जाते रहते हैं, वहाँ पे भी कारोबार कितने बजे शुरू होता है, कितने बजे बंद होता है। मामला ये है कि आप जिस 90% सेक्टर की बात कर रहे हैं, फ्रूट मंडी हो, सब्ज़ी मंडी हो, अकबरी मंडी हो, वहाँ पे तो तवानाई खर्च ही नहीं होती। तो अगर इस पर कोई हो जाए, अगर दुकानें जल्दी बंद कर भी ली जाएँ तो लोग आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो जाएंगे। आप भी कुछ लचक दिखाएं, कुछ हुकूमत लचक दिखाए, एक दफ़ा डंडा ना मारें, लेकिन इसको ग्रेजुअली तो आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आपने ना जिन शहरों की अभी चाइना की मिसाल दी ना, वो छोड़ें, आप छोटे कस्बों में भी चले जाएं ना, तो वहाँ पे एक पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है जो रात 10 बजे बंद होती है। हाँ जी, और वो सिर्फ एक ही है, एक है। और उन्होंने डिज़ाइन किया है ना, जिन शहरों में वो 2 हैं वो 2 हैं। तो आप भी हुकूमत के साथ मिलकर सर डिज़ाइन करें, जैसे फूड स्ट्रीट यहाँ बनती हैं। जी। वैसे आप भी हम बेसिकली यही चाहते हैं। देखिए, पहली तो एक प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि हमारा मौक़िफ़ ये नहीं है कि अनलिमिटेड आवर्स हों। हमारे 2 मौक़िफ़ हैं। एक रैशनल आवर्स हो हमारे कंट्री और हमारे कल्चर के मुताबिक। हम ये कहते हैं कि देखें ना, आप गर्मियों में आपका 8 बजे तो आपकी मगरिब होनी है, और आप अगला मसला ये है कि जो जहां आप सनराइज़ सनसेट की बात करते हैं वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज्ड हैं। आज प्राइवेट सेक्टर में आप बैंक्स ले लें, दूसरे तीसरे ले लें, 9 to 5 जॉब है, लेकिन वो 8 बजे से पहले घर ही नहीं जाता। 5 बजे जब बैंक क्लोज़ करता है तो बाकी डॉक्यूमेंटेशन करता है। आज 8 बजे की टाइमिंग है, अभी आप उठें और जाके गुलबर्ग एमएम आलम रोड पे या उन रोड्स पे जाएं तो आपको 5:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक सड़कों पे जो हजूम नज़र आएगा उसका मिक्स चेक कर लें। रिटेल का कितना है, ऑफिसेज़ का कितना है और इन बाकी लोगों का कितना है। तो हम जब तक रियलिस्टिक स्ट्रेटजी के ऊपर नहीं आएंगे उस वक्त तक इसका हल नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये, आपका एनर्जी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो एडिशनल एनर्जी कंज्यूम करेगा पिछले साल से 10% 20% ज़्यादा लेगा, हम उसको डिस्काउंटेड रेट देंगे इंडस्ट्री में, क्योंकि आप तो कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं। आप तो एनर्जी प्रोड्यूस करने की बजाय आप कैपेसिटी के ऊपर पैसे दे रहे हैं। हमारे यहाँ एक कल्चर है कि हम बातों को ट्विस्ट करते हैं और उसको रियलाइज़ नहीं करते हैं। आज हमारा बहुत फोकस है कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात जब हम करते हैं तो हम उसको रिटेल के साथ, उसको लोकल इकॉनमी के साथ कनेक्ट ही नहीं करते। जब ये सारी चीज़ें जब तक एक ख़ास ट्रैक पे नहीं होगी रिज़ल्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये कि जब आपने टैक्स रेवेन्यू लेना है और पीक आवर्स में रिटेल को बंद कर देना। आज भी नंबर्स जो आए हैं बिहार के, उन्होंने अपने दोनों क्वार्टर्स में अभी तक वो टारगेट अचीव नहीं कर सके और उनका अच्छा भला शॉर्टफॉल है। उसमें जो हम रिटेल के लोग हैं, हमें मैसेजेस आते हैं कि आपकी वो ग्रोथ नहीं है, आपका रेवेन्यू का वो ग्रोथ नहीं है। अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोगों को ईमेल्स आई हैं एफबीआर की तरफ से जिन्होंने पिछले साल से नेगेटिव ग्रोथ में रिटर्न फाइल किया। उन्होंने कहा जी कि ये आपको नोटिस नहीं है, लेकिन अगले 60 डेज़ में आप इन रिटर्न को पिछले नंबर से बढ़ा के दें। अगर आपकी इकॉनमी श्रिंक कर रही है और आपके पास बिजनेस आवर्स कम हो रहे हैं तो आप रिटर्न कैसे बढ़ाएंगे। तो हमारा चैलेंज ये नहीं है कि हमने दुकानें कम टाइम के लिए खोलनी, हमारा चैलेंज ये है कि हमने ग्रोथ शो करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी शो करनी है। अभी जो इस वक्त जो चैलेंज है उसको पे मैं बात करना चाहूँगा, ये कनेक्टेड है विद स्मॉग।
और ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है हेल्थ, और बिज़नेस में अगर चूज़ करना पड़े, आप भी और मैं भी, हम हेल्थ को चूज़ करेंगे। ये मैटर अब बढ़ता जा रहा है। हम पिछले 3 साल से लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत रात 10 बजे लाहौर में बंद हो रहे हैं, और बड़े ही एहसन तरीके से हमारी दुकानें उस को कंप्लाइंस दे रही हैं। लेकिन इस साल क्या हुआ है, आज देखें कि लाहौर स्मॉग का इशू था, इस दफ़ा मुल्तान भी उसमें शामिल हो गया, फैसलाबाद भी शामिल हो गया, गुजरांवाला भी शामिल हो गया। तो 3 साल से जो हुकूमत फ़ैसले कर रही है, इक़दाम कर रही है, उससे स्मॉग बढ़ी है, उससे कम नहीं हुई। और 3 सालों में हम मुसलसल अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम पूरा साल कंप्लाइंस देते हैं। अगर आप दफातर को देखें, आप मिलों को देखें, वो पूरा साल नहीं देते। वक्त ख़त्म हो रहा है, सिर्फ जल्दी से शॉर्टली ये बता दें कि ये मसला हल कैसे किया जा सकता है। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को इस तरीके से इसका हल मिलेगा ही नहीं। देखें, इंडस्ट्री तो कंट्रीब्यूट हुकूमत को मिले ना। जी हम मिल रहे हैं। इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है इस मसले में, आपका फ्यूल कंट्रीब्यूट करता है, आपका अदर जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। आपने कोई फोरम या कोई कमीशन, कोई ऐसा सेटअप देखा है पिछले 3 सालों में जहाँ पे इन सब को बैठा के डिबेट हुई हो? हम तो हुकूमत को ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि अब आपने अगर 8 बजे भी रखना है, 9 बजे भी रखना है, 10 बजे भी रखना है, तो पूरे साल का कैलेंडर दें, हमें बताएं। देखिए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम नवंबर की 5 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हर साल पिछले 3 सालों में स्कूल बंद कर रहे हैं। तो आप पूरे साल का उसका कैलेंडर क्यों नहीं चेंज कर देते? आपको पता है कि ये एक ऐसी मुसीबत है जो जल्दी जाने वाली नहीं, क्लाइमेट की चेंज की वजह से है ना। और हमने ये 20 सालों में ये अजाब पाला है, तो 2, 4, 5 साल तो लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम अचानक से एक रात को नोटिफिकेशन निकालते हैं कि इसको बंद कर दें, सुबह वो नोटिफिकेशन तो आपने ट्रेड मिनिस्टर से मुलाकात? हम वी आर ट्राइंग कि हम चीफ मिनिस्टर साहबा से मिलें, और होपफुली अगले 2-4 दिनों में हमारी मुलाकात होगी, और हम उनके साथ सोल्यूशन पे बात करेंगे। टाइमिंग पे बात नहीं करेंगे, हम उनके साथ बैठेंगे। हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे साथ बैठें, वो एसोसिएशन जिनका एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन, उनके साथ बैठें, चैम्बर्स के साथ बैठें, और बैठ के एक लाए अमल बनाएं जो लॉकडाउन। थैंक यू राना साहब। नाज़रीन, आपने राना साहब की गुफ्तगू सुनी। राना साहब का कहना है कि अगर हुकूमत हमारे साथ बैठ के मसाइल को हल करना चाहे तो हम भी मसाइल का हल चाहते हैं, कोई इसी कन्फ्रंटेशन में नहीं पड़ना चाहते। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।